Hello and welcome you all dear students. फाइनली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट हो चुका है। अब जो पेपर आया है बिल्कुल एक रेडिकुलस तरीके से जेके एसएसबी ने इसको सेट किया है। अब जो सिलेबस जेके एसएसबी ने दिया है वो भी जेके एसएसबी ने ही दिया है और जो पेपर है ये भी इन्होंने ही बनाया है। लेकिन मुझे लगता है ये पेपर को देखते ही नहीं है कौन सा कंपोनेंट कितने मार्क्स का है। क्लियरली सिलेबस में मेंशन था जीके 30 मार्क्स, उसके बाद सारे कंपोनेंट्स सेपरेटली मेंशन थे कौन कितने मार्क्स का है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से यहां पे पेपर आया है बिल्कुल एक मिक्स तरीके से, क्लियरली मेंशन है ही नहीं। जिस तरह से पहले होता था कि जीके इसका कंपोनेंट मेंशन होता था, ये जीके है, फिर नीचे से अकाउंट्स, फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे इस तरह से है ही नहीं। इस तरह से जब भी पेपर आता है तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। और यहां पे अगर हम देखेंगे साइंस का इन्होंने 2 बार डाला है। मुझे लगता है इनको टपला हो चुका है। पहले उनको लगा पहले हम साइंस डालेंगे, फिर लास्ट में उन्होंने फिर से साइंस डाली। पहले भी साइंस के क्वेश्चन, लास्ट पे साइंस के क्वेश्चन, और हालांकि साइंस सिर्फ 10 मार्क्स की थी और यहां पे मुझे लगता है अराउंड कोई 20 क्वेश्चन साइंस से आए हुए हैं। तो इस तरह से जब पेपर सेट होगा तो फिर बच्चों के ऊपर हम क्या करेंगे, किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे? क्या जो आपने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे या अपने तरीके से कुछ प्रिपेयर करेंगे? आपको कोई पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे पेपर सेट करेंगे। यार एटलीस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए। अगर आप जीके 30 मार्क्स का दिया है तो जीके से सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आने चाहिए। अब आप जीके की जगह साइंस डालोगे, साइंस की जगह जीके डालोगे, तो इस तरह से फिर क्या इसका मकसद रहता है फिर सिलेबस आने का? फिर इससे बेटर तो ये था कि जिस तरह से जेकेपीएसआई इसमें जो सिलेबस आया था वहां पे कोई चीज मेंशन नहीं थी, तो बच्चे फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं कि वहां पे क्लियरली नहीं मेंशन थी कि साइंस कितने मार्क्स की आएगी, जीके कितने मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आएगा। फिर बच्चे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने मैंने अभी तक जो मैंने पेपर देखा तो ओवरऑल जो पेपर है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ज्यादा हाई लेवल यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने पूछा है जेएंडके के रिलेटेड, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। बच्चे जो है बहुत हाई लेवल का करते हैं, ये तो बहुत इजी है। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं अपने कंपोनेंट्स की सबसे पहले बात करूं, यहां पे स्टार्ट होता है 71 से यहां पे स्टार्ट होता है। स्टेटिस्टिक्स सबसे पहले है। सेकेंडरी डेटा के रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन आया है। सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम, कहां से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन की आपने यहां पे एग्जांपल बतानी है। ठीक है, कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड सर्वे, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद रिगार्डिंग क्वेश्चनर प्रेपरेशन, क्वेश्चनर के रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा है। बहुत बार मैंने इसको डिटेल में करवाया है, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद टैबुलेशन के रिलेटेड पूछा है कि कौन सा यहां पे फॉल्स है। फिर यहां पे जो क्वेश्चन आया है यहां पे इन्होंने निकालने के लिए बोला है मीन भी, मीडियन भी, मोड भी एंड नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स। अब यहां पे जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन तो मुझे इजी लगे ओवरऑल, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डिफिकल्टी की तरफ जाता है। वो इस वजह से जाता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बिकॉज एक एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे यहां पे मीन, फिर मीडियन भी, फिर मोड भी। अगर इन्होंने सिर्फ इतना पूछा होता ना कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, फिर ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी हो जाता। अब यहाँ पे मीन भी करना है, मीडियन भी करना है, मोड भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता। जहां पे आपके 30 सेकंड्स लग रहे थे वहां पर आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट एंड 2 मिनट लग रहे हैं। तो यहां पे जो कट ऑफ रहेगा वो मैन डिपेंड करेगा टाइम मैनेजमेंट पे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने किए हैं वो मैटर करेगा। अभी तक जिसने 100 के अराउंड, 100 प्लस 100, 101, 102, तो ओवरऑल अभी आप सेफ हो। बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं आपसे डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर आपका जो कट ऑफ आएगा एक मिनी रिजल्ट होगा। अभी मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूं आपको। उसके बाद यहां पे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का। यहां पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन था ये भी बेसिक। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने करवाए हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ सेंसस, सेंसस का क्या फीचर है। ठीक है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग। अगर आपने
मेरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तो अक्सर मैं इस तरह के क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में डालता था। बिकॉज ये मैं इसलिए डालता था कि यहां से बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीखे। तो जिसने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, बार बार प्रैक्टिस की होगी एंड बार बार बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ओवरऑल नॉर्मल है। जिन्होंने 1 या 2 महीने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन लोन, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन एक आया है, क्वेश्चन आया था ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट के रिलेटेड उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन एनसीआर वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाना था। ये जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगानी नहीं थी, हालांकि लिखी इन्होंने थी बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन सिंपल आपको क्यूब है तो 2x प्लस एक्स का होल क्यूब। यहाँ पे सिंपल आपने a प्लस बी का होल क्यूब और फार्मूला अगर आपको याद होता तो फटाफट से आप आंसर कर देते। यहां पे क्वेश्चन आए हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं। सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, टाइम इनमें जरूर लगता। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आए हैं, इजी क्वेश्चन थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। स्क्वायर मैट्रिक्स हैज आइडेंटिकल रो, बताओ क्या आएगा इसमें। तो आपने फटाफट से एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी थी, जहां पे आप आइडेंटिकल रो लेते, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आ जाता 0 जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इस तरह से आपने एक और यहाँ पे ट्राई करना था और आपका आंसर आ जाता। उसके बाद ये आया था प्रोबेबिलिटी से, ये क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैक्टर्स। उसके बाद यहां से स्टार्ट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिस तरह का सिलेबस इकोनॉमिक्स के अंदर है वैसा बिल्कुल भी यहां पे पूछा नहीं गया है, बिल्कुल एक बेसिक लेवल का पूछा है। जैसे यहां पे पूछा है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, लॉ ऑफ डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर वो मेथड्स हमने पढ़े थे। या यहाँ पे जो नेशनल इनकम था, वहां पे एनएनपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं पूछा है। सिंपल पूछी आपको डेफिनेशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। उसके बाद कॉमर्शियल पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डाला, क्योंकि ये आपके सिलेबस में था ही नहीं, मनी मार्केट आपके सिलेबस में था ही नहीं इसमें इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बैंक रेट, यहाँ पे आरबीआई के रिलेटेड पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बैंक रेट क्या होता है, किसको क्रेडिट, सॉरी इसमें बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सटेंड क्रेडिट टू, किसको क्रेडिट देते हैं, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 5 ईयर प्लान, जो हमारे पास महलानोबिस मॉडल, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो सबको पता है। लोरेंज करो, पढ़ाया है मैंने। उसके बाद यहां से नीचे फिर से इकोनॉमिक इसकी साइंस स्टार्ट होती है एंड लास्ट पे इन्होंने कंप्यूटर डाला था। अब आपके क्या व्यूज हैं, आपको पेपर कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और आंसर की का वेट कीजिएगा। अभी आपने कोई भी डिसाइड नहीं करना है आपका पेपर अच्छा हुआ है गलत हुआ है, अभी कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने ओवरऑल 100 तक अटेम्प्ट किया है, आप वेट करो आंसर की का। उसके बाद मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, डेटा के बाद जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से आपने अपना देखना है। अगर आपका खराब अटेम्प्ट हुआ है तो अभी से आप जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, फाइनेंस इंस्पेक्टर आने वाला है, सब इंस्पेक्टर आने वाला है, उसके बाद पटवारी का आने वाला है, उसके बाद वेटरनरी फार्मासिस्ट आने वाला है, उनकी आप प्रेपरेशन करो, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हो, पीसफुल तरीके से गुजारना चाहते हो, तो मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि इस चीज पे बिलीव करो, जो आपके किस्मत में है वही आपको मिलेगा। अगर आपको इस चीज पे यकीन नहीं है, फिर आपकी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल रहेगी, आपको बहुत टेंशन रहेगी, हमेशा रहेगी, अगर आप इस चीज पे यकीन नहीं करोगे। और ये फैक्ट है, आपको वही मिलेगा जो आपके किस्मत में है। दुनिया की कोई ताकत आपको 1 इंच, एक चीज भी आपको नहीं दे सकती है जो आपकी किस्मत में नहीं है, और आपको एक छोटी सी चीज आपसे नहीं छीन सकती है जो आपकी किस्मत में नहीं है। सो ऑल द बेस्ट।